विचित्र राजा। गांव का नाम राजेश्वरी। गर्मी का मौसम है। रात का समय है। चिंटू और पिंटू अपने दादाजी के संग घर के छत पर ही बिस्तर लगाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। चांदनी रात में मन को चैन और सुकून देने वाली ठंडी ठंडी मीठी हवा बह रही है। तीनों एक बड़ी सी बिस्तर बिछाकर लेट जाते हैं। चिंटू की उम्र 11 साल और पिंटू की 9 साल। दोनों कुछ देर तक अपने दादाजी से चांद और तारों की बातें करते हैं। दोनों की आंखों से नींद अभी काफ़ी दूर है। दोनों अपने दादाजी से एक कहानी सुनाने की जिद करने लगते हैं। दादाजी उन दोनों की बात मान लेते हैं। दादाजी, मैं तुम दोनों को एक छोटी और मीठी, मन को गुदगुदाती विचित्र राजा की कहानी सुनाऊंगा। पिंटू: कहानी में राजकुमारी भी होनी चाहिए दादाजी। चिंटू: लेकिन कुछ अलग तरह की। एक था राजा और एक थी रानी। सोने जाओ, खत्म हुई कहानी। ऐसी कहानी हम नहीं सुनेंगे दादाजी। दादाजी: ठीक है, अलग तरह की ही सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनो कहानी। अति प्राचीन काल में भारतवर्ष में अजुवा नगर का राजा था विचित्रगुप्त। जैसा नाम वैसा ही काम। बड़ा ही विचित्र किस्म का राजा था वह हर काम उल्टे ही करता था। पीठ की दिशा में चलता, हर हमेशा किसी न किसी से टकराता ही रहता। गर्मियों में रजाई ओढ़कर सोता तथा गर्म पानी से नहाता। सर्दियों में महीन सूती कपड़े पहनता तथा रात में ठंडे पानी से नहाता। पिंटू: लगता है राजा पागल था। चिंटू: मूर्ख था, मूर्ख। दादाजी: नहीं नहीं, उस बेचारे का कोई भी दोष नहीं था। हर राजा धीरे धीरे पागल हो ही जाता है और मूर्ख होना तो राजा बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। आगे की कहानी सुनाओ। उस राजा की एक बेहद ही खूबसूरत और प्यारी बेटी थी। फूलों से भी ज़्यादा सुंदर थी वह। नाम था उसका मुक्तकेशी। राजा उससे बहुत प्यार करता था। राजकुमारी जब बड़ी हुई तो राजा ने उसके लिए एक अयोग्य वर ढूंढने शुरू कर दिए। अपनी बेटी के लिए वह ऐसा पति चाहता था जो हो सबसे घटिया, सबसे बुरा और सबसे अधिक निकम्मा। चिंटू: ये भी कोई बात हुई भला? इतनी सुंदर बेटी के लिए तो उसे सबसे अच्छा आदमी ढूंढना चाहिए था। दादाजी, मैंने कहा ना, उसका नाम ही था विचित्रगुप्त। वह सारे काम ही उल्टे करता था। अब आगे सुनो। वह ढूंढने के लिए राजा ने 4 दूत बुलाकर उन चारों को अलग अलग दिशाओं में भिजवा दिया और निर्देश दिया कि तब तक ना लौटे जब तक उन्हें सबसे घटिया, सबसे बुरा और सबसे निकम्मे इंसान का पता नहीं चल जाता। चारों दूत अपनी अपनी दिशाओं में ऐसा इंसान ढूंढने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले दक्षिण दिशा में गया हुआ दूत लौटा। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे आपकी पसंद का लड़का मिल गया। दक्षिण दिशा में एक बड़ा ही खुशहाल राज है। वहाँ सारे लोग बड़े ही कर्मठ, अमीर और खुश हैं। वहाँ सिर्फ एक ही भिखारी मिला। वह एक नंबर का आलसी, कामचोर और निकम्मा है। वहाँ के दानी लोग उसे कुछ खाने पीने के लिए दे देते हैं। उन्हीं दानियों के सहारे वह जिंदा है। मेरे ख्याल से वह भिखारी राजकुमार के लिए सबसे अयोग्य वर होगा। आगे आपकी मर्जी। राजा ने कहा, लेकिन अगर भिखारी ना रहें तो अच्छे लोगों को अपने कर्मठ और दानी होने का एहसास कैसे होगा? भिखारी तो बहुत बड़ा काम करता है। वो लोगों को महत्वपूर्ण होने का संतोष कहें या कि कहें कि भ्रम दिलाता है, जिससे कि लोग खुशी खुशी अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में फंसे हुए रहते हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। भिखारी उतना बड़ा निकम्मा नहीं है। मुझे तो अपनी बेटी के लिए भिखारी से भी बड़े निकम्मे की तलाश है। कुछ दिनों के बाद पश्चिम दिशा में गया हुआ दूत लौटा। उसने अपनी कहानी राजा को यूं सुनाई। महाराज, पश्चिम दिशा में एक बड़ा ही कुख्यात डाकू है। वह अमीरों से पैसे लूटता है। अमीर तो उसका नाम सुनकर ही थर थर काँपने लगते हैं। अमीरों को लूटने के बाद वह डकैत उनके नाक और कान काट डालता है। मुझे तो लगता है डकैत सबसे घटिया और बुरा इंसान है। मुक्त केसी के लिए वह उपयुक्त वर साबित होगा। लेकिन एक दिक्कत है, उसके अपने लोग उसे देवता समान समझते हैं। आगे आप जैसा उचित समझें। राजा ने कहा, अगर उसके अपने लोग भी उससे नफरत करते तो मैं जरूर ही मुक्त केसी के हाथ हंसी खुशी उसके हाथों में डाल देता। लेकिन मुझे मुक्त केसी के लिए और अधिक अयोग्य वर की तलाश है, कोई ऐसा जिससे सभी नफरत करते हों। अब देखना है बाकी 2 दूत कैसा वर ढूंढ कर लाते हैं। कुछ महीनों के बाद पूर्व दिशा में गया हुआ दूत वापस लौटा। आकर उसने अपनी सारी बात राजा को यूं बताई। महाराज, पूर्व दिशा में मुझे एक बड़ा ही विचित्र नगर मिला। वहाँ बड़ा ही उटपटांग शासन व्यवस्था थी। वहाँ के साधारण लोग ही अपना राजा चुनते थे। अपनी शासन व्यवस्था को वे प्रजातंत्र कहते थे तथा राजा बनने की इच्छा रखने वाले को नेता।
मेरे ख्याल से उस राज्य का सबसे बड़ा नेता राजकुमारी के लिए एकदम सही होगा। मैंने उस नेता जैसा घटिया और बुरा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वह भोले भाले नागरिक को बेवकूफ़ बनाकर राजा बन गया, फिर उसने अपनी प्रजा पर तरह तरह के कर लगाकर उनकी ज़िंदगी को नरक बना डाला। इतना ही नहीं, उसकी सवारी जिस मार्ग से निकलने वाली होती है, उस मार्ग को 1 घंटे पहले ही खाली करवा दिया जाता है। अगर कोई साधारण नागरिक उस मार्ग पर आने गलती कर बैठता है तो राजा के सैनिक उसे कारागार में डाल देते हैं। मैं तो यह सब देखकर हक्का भक्का और भौचक्का रह गया। मैं तो ये कहता हूँ कि उस नेता जैसा घटिया और बुरा इंसान विधाता बना ही नहीं सकता है। लेकिन एक समस्या है, उस नेता ने अपने आसपास चापलूसों की एक बड़ी फौज तैयार कर रखी है। नेता अपने चापलूसों का बड़ा ध्यान रखता है। वह हर साल साहित्यिक पारितोषिक अपने चापलूसों को ही दिलवाता है। उनमें वह तरह तरह के इनाम बांटता है ताकि समय आने पर जनता को उल्लू बनाने में साहित्यकारों का इस्तेमाल किया जा सके। नेता के चापलूस अपने नेता के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं। नेता की ही बदौलत तो चापलूस सफलता के नित नई सीढ़ियां चढ़ते ही रहते हैं। मेरे हिसाब से तो नेता मुक्तकेशी के लिए एकदम उपयुक्त होगा। राजा ने कहा, यह नेता तो बहुत कुछ डकैत जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन इस नेता के साथ भी वही समस्या है जो कि डकैत के साथ थी। नेता और डकैत दोनों के आसपास कुछ लोग हैं जो कि दोनों से बड़ा ही प्रेम करते हैं। मुझे तो ऐसे इंसान की खोज है जिसे कोई भी प्रेम ना करता हो। पता नहीं मेरी प्यारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उसके लिए कोई अयोग्य वर कब मिलेगा। उत्तर दिशा में गया हुआ दूत भी अगर वांछित वर ढूंढ नहीं पाया तो पता नहीं मुक्तकेशी को जिंदगी भर कुंवारी ही ना रहना पड़े। यह कहते कहते राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ सालों के बाद उत्तर दिशा में गया हुआ अंतिम दूत वापस आया। उसके चेहरे पर सफलता की खुशी साफ दिखाई पड़ रही थी। पूरे ओज और गर्व से उसने अपनी दास्तां राजा को इस प्रकार सुनाई। महाराज की जय हो। महाराज, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कुछ दिनों में महल में शहनाई अवश्य बजेगी। मैंने फूलों से भी ज़्यादा सुंदर राजकुमारी मुक्तकेशी के लिए निहायत ही निकम्मा इंसान ढूंढ लिया है। उससे ज़्यादा निकम्मा इंसान तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वह कुछ नहीं करता, सारा दिन अपनी झोपड़ी से निकलता ही नहीं। संदेहपूर्व राजा ने पूछा, कहीं वो भिखारी तो नहीं? दूत ने जवाब दिया, नहीं महाराज, नहीं, एकदम नहीं। क्या मजाल है वो किसी से कुछ मांग ले। उसकी अकड़ की तो आप पूछिए ही मत। उसके चेहरे पर ऐसा घमंड दिखता है मानो वह समस्त लोगों का वही स्वामी हो। बढ़ी हुई दाढ़ी, बच्चे तो उसका नाम सुनकर ही रोने लगते हैं। वह किसी से बात नहीं करता। दूसरे भी उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं रखते। आंखों में डरावनी सी चमक दिखाई पड़ती है। उसे पागल भी कहना सही नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि ईश्वर ने उसे मुक्तकेशी के लिए ही बनाया है। राजा की आंखें खुशी से चमकने लगी। उन्होंने कहा, धन्यवाद दूत, तुमने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी प्रदान की है। हम जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहेंगे। तुम तुरंत जाओ और ससम्मान उस अजीबोगरीब इंसान को हमारे राज्य में लेते आओ। हम जल्द से जल्द मुक्तकेशी का विवाह उससे करवा देना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद ही बड़े धूमधाम से उस अजीबोगरीब इंसान की शादी मुक्तकेशी से संपन्न हो गई। मुक्तकेशी भी काफ़ी खुश थी ऐसे अयोग्य वर को पाकर। दोनों ने अपनी सारी जिंदगी हंसी खुशी बिताई। कहानी खत्म बच्चों। कैसी लगी कहानी? चिंटू, परंतु दादाजी, उत्तर दिशा का वह अजीबोगरीब इंसान था कौन? दादाजी, क्या मैंने ये बात नहीं बताई? लगता है गलती से छूट गई। बच्चों, वह एक गणितज्ञ था। उसके मरने के बाद लोग उसे महान गणितज्ञ के तौर पर याद करते हैं। पिंटू, दादाजी, क्या गणितज्ञ इतने घटिया और बुरे इंसान होते हैं? दादाजी, नहीं बच्चों नहीं, यह कहानी तो बस हंसी मजाक के लिए थी। गणित की सुंदरता तो अतुलनीय होती है। चिंटू, क्या नेता और डकैत की बातें भी हंसी मजाक के लिए थी? दादाजी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, चलो ये बात फिर कभी। अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। तीनों छत पर ही सो जाते हैं। सोने से थोड़ी देर पहले चिंटू ने एक बार फिर दादाजी से पूछा, दादाजी, आप तो लेखक हैं ना? दादाजी ने कहा, नहीं चिंटू, कहानियाँ वहानियाँ तो बस मैं शौक से लिखता हूँ। मैं भी एक गणितज्ञ हूँ।